गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल का आपने जो बिंदु देखा उसमें भू आकृतियां, जिसमें हमारे धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान या अपन ये कहें कि नदी के द्वारा, भूमि के जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमानी के द्वारा जो हमारे धरातल पर या धरातल के आंतरिक भाग में जो आकृतियां बनती हैं, उन आकृतियों का अध्ययन हमने किया। आज का अपना बिंदु है महाद्वीपीय विस्थापन, यानी महाद्वीपों के प्रवाह संबंधी सिद्धांत के बारे में। देखिए, हमारे धरातल पर बिल्कुल ठीक प्रकार समझिए, बहुत अच्छा बिंदु है। हमारे धरातल पर दो चीजें, एक तो क्या महासागर और एक क्या महाद्वीप। ये दोनों आकृतियां ऐसी हैं जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ है, यानी हमारे धरातल पर निर्मित सबसे पहले जो भू आकृतियां हमारे धरातल पर बनी वो ये दो भू आकृतियां हैं। कौन कौन सी? महासागर और महाद्वीप। इसलिए इन दोनों को कहा जाता है प्राथमिक भू आकार, प्राथमिक भू आकृतियां या सबसे पहले धरातल पर बनने वाली आकृतियां, या आप ये भी कह सकते हो प्रथम श्रेणी के उच्चावच। हमारे धरातल पर सबसे पहले बनने वाले जो उच्चावच हैं वो कौन से हैं? महासागर व महाद्वीप। देखो, ठीक प्रकार समझो, बिल्कुल आराम से 100% आपको बिंदु समझ में आएगा और बड़ा रोचक बिंदु है, बहुत अच्छा बिंदु है। तो देखिए, मैंने बताया आपको कि हमारे धरातल पर दो आकृतियां कौन कौन सी? एक महासागर और एक महाद्वीप। ये दोनों ऐसी भू आकृतियां हैं जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्राथमिक भू आकृतियां, यानी इनको प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहा जा सकता है। और आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह कि हमारे धरातल पर महाद्वीप है वो कितने प्रतिशत पर विद्यमान है? 29%, 29। और जो महासागर है वो कितने प्रतिशत पर है? 71, 71% पर। यानी ये हमारे धरातल पर इनका फैलाव है। महाद्वीपों का फैलाव 29% भाग पर है और महासागर का जो फैलाव है वो 71% पर है। एक चीज और, महाद्वीप और महासागरों की जो अवस्थिति है वो सदैव एक समान नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि आज से 200 वर्ष, 500 वर्ष तो पूर्व में, या ये कहें आज से कई वर्षों पहले जो महाद्वीप व महासागरों की स्थिति थी, क्या वर्तमान में आज ऐसी स्थिति है? तो इसका आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि समय समय पर महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन होता रहा है। एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण, अटलांटिक महासागर। नाम आपने सुना होगा। अटलांटिक महासागर भूगोलवेत्ता ऐसा मानते हैं कि अटलांटिक महासागर पूर्व में एक था। आज अटलांटिक महासागर की जो स्थिति है वह अलग अलग है, द्विभाजन हो गया इसका। इसके दो टुकड़े हो गए, अपन ये कह सकते हैं। अब आप ये कहो भाई नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, दो टुकड़े कैसे हुए? तो अटलांटिक महासागर के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ने पर या दोनों टुकड़ों के अलग हुए भाग देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों टुकड़ों को आपस में सटाया जा सकता है, मिलाया जा सकता है।
यानी जब अटलांटिक महासागर का दूसरा भाग देखते हैं ना, तो दूसरा भाग देखते ही ये पता लग जाता है कि ये भाग कभी न कभी इस पहले भाग से जुड़ा हुआ होगा। यानी इस प्रकार की आकृति में वो अलग हुआ है, मतलब समय समय पर इनके अंतर्गत क्या होता रहा है, परिवर्तन होता रहा है। इसी बिंदु का अपन आज अध्ययन कर रहे हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अपन देखेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि प्रारंभ के अंतर्गत ये सारे महाद्वीप यानी सारा स्थलीय भाग और सारी जलीय राशि थी वो आपस में जुड़ी हुई थी। पहले ऐसा नहीं था कि ये एशिया महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है ना भाई। जब हमने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी, आपने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी है ना, और उस पृथ्वी की उत्पत्ति में क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो एशिया महाद्वीप अलग था, जल अलग था, ऐसा कुछ था क्या? नहीं था। केवल एक भाग था कि पृथ्वी अलग हुई, उसके खंड नहीं थे, टुकड़े नहीं थे। उस स्थिति के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि एक भूगोलवेत्ता थे अल्फ्रेड वेगनर, जिस आराम समझो, भूगोलवेत्ता के क्या नाम है? अल्फ्रेड वेगनर। कहाँ का था? जर्मनी का। इसने क्या किया? वर्ष 1912 में एक सिद्धांत दिया। कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। कब दिया? 1912 में। हालांकि इस सिद्धांत का वास्तविक जो प्रतिपादन था वो कब हुआ? 1920 में। आपको ध्यान है, वर्ष 1914 में विश्व युद्ध के कारण से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो पाया। तो मुख्यतः अल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महासागर और महाद्वीपों से ही संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है इसके बारे में पर ध्यान दीजिएगा, ठीक प्रकार चर्चा करते हैं। देखिए, अल्फ्रेड वेगनर के सामने यह सिद्धांत देने से पूर्व अल्फ्रेड वेगनर के सामने एक विशेष प्रकार की समस्या थी। वो समस्या थी जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या? कि बार बार ये जलवायु में परिवर्तन की स्थिति क्यों होती है? भाई आज अपन भारत की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे महाद्वीप बार एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, इनकी बात करें, सब में जलवायु परिवर्तन की स्थिति होती रहती है। तो ये जलवायु परिवर्तन होता क्यों है? जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए, अल्फ्रेड वेगनर के सामने दो बातें थी जलवायु परिवर्तन की। क्या? कि जलवायु परिवर्तन कब होगा? अल्फ्रेड वेगनर बता रहा है कि या तो भाई जलवायु परिवर्तन कब होगा? या तो स्थल भाग तो अपने स्थान पर हो और स्थल भाग का स्थानांतरण और जलवायु कटिबंध स्थित। जलवायु तो अपने स्थान पर रहे लेकिन स्थल भाग है वो खिसक करके उस जलवायु में चला जाए, तो उस स्थल भाग की जलवायु परिवर्तन होगी या नहीं होगी? भाई कोई मान लीजिएगा एक स्थल भाग है वो प्रवाहित होता हुआ दूसरे क्षेत्र में चला गया, तो वहां की जलवायु ग्रहण करेगा या नहीं करेगा? या तो ये जलवायु परिवर्तन हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता तो इसका उल्टा हो सकता है। क्या? कि जो जलवायु कटिबंध है, इस जलवायु कटिबंध का तो स्थानांतरण हुआ हो और स्थल भाग स्थिर हो। स्थल भाग क्या हो? स्थिर। देखिए, जलवायु परिवर्तन के ये दो कारण हमें समझ में आते हैं। आप भी जान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन कब होगी? जलवायु परिवर्तन तब होगी जब या तो कोई स्थलभाग स्थानांतरित होकर के दूसरी जलवायु में चला जाए। सही बात है ना भाई? स्थलभाग मान लो दूसरी जगह चला गया तो वहां की जलवायु आ गई। ऐसा नहीं हुआ
तो स्थलभाग तो अपनी जगह है, कोई दूसरे स्थान की जलवायु वहां पर आ जाए तभी तो होगा ना जलवायु परिवर्तन। ये मुख्यतः दो समस्याएं थी। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या माना कि स्थलभाग जो जलवायु कटिबंध है वो तो अपने स्थान पर रहते हैं, यानी स्थानांतरण किसका होता है, स्थलभागों का स्थानांतरण होता है। यानी कभी भी जलवायु जो कटिबंध है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। होता क्या है, मुख्यतः जो स्थलभाग है इन स्थलभागों का स्थानांतरण हो जाता है। स्थलभागों का जो मूल स्थानांतरण है ये स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब देखिए अपन देखते हैं इनके सिद्धांत के बारे में कि इन्होंने वास्तव में सिद्धांत दिया क्या। ठीक प्रकार समझिए, देखिए अल्फ्रेड वेगनर क्या मानते हैं, अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत क्या है, फिर अपन बाद में चर्चा करेंगे कि इन्होंने ये सिद्धांत सही दिया या गलत दिया, क्योंकि आपके सिलेबस में सिद्धांत के विषय में लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में, सिद्धांत में लिखा हुआ है, इसलिए ये सिद्धांत के बारे में आपकी बुक में है, इसलिए अपने को ये सिद्धांत देखना पड़ेगा। अब सही है गलत है वो आगे मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया कि प्रारंभ के अंतर्गत हमारी जो पृथ्वी थी या संपूर्ण जो स्थलीय भाग था, ये संपूर्ण स्थलीय भाग क्या था, जुड़ा हुआ था। आ रहा है समझ में, ये संपूर्ण स्थल भाग था वो क्या था, जुड़ा हुआ था। और ये जो संपूर्ण जुड़ा हुआ जो स्थलीय भाग था इसे क्या नाम दिया, पेंजिया। आ रहा है समझ में, अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया कि पहले हमारी संपूर्ण पृथ्वी थी, वो संपूर्ण पृथ्वी आपस में क्या थी, जुड़ी हुई थी। और जुड़ी हुई पृथ्वी को क्या नाम दिया उन्होंने, जुड़ी हुई पृथ्वी को नाम दिया पेंजिया। आ रहा है समझ में। और इस पेंजिया के चारों ओर, ये बात अल्फ्रेड वेगनर बता रहे हैं अपने सिद्धांत में कि इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसे क्या कहा जाता था, पैंथालासा। ये अल्फ्रेड वेगनर क्या बता रहा है कि प्रारंभ में हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी थी, पूरा स्थल भाग था, वो आपस में क्या था, जुड़ा हुआ था। और इस जुड़े हुए स्थल भाग के चारों ओर क्या विद्यमान था, जलराशि विद्यमान थी जिसे क्या कहा गया, पैंथालासा महासागर जिसे कहा जाता था। आ रहा है समझ में, ये संपूर्ण पृथ्वी की स्थिति थी। फिर क्या हुआ कि ये जो हमारी पेंजिया थी, इस पेंजिया का विभाजन हुआ कितने भागों में, दो भागों में। यानी पेंजिया के कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए। दो भाग का मतलब है दो खंडों के अंतर्गत पेंजिया विभाजित हो गई। एक खंड हो गया कौन सा, उत्तरी भाग, और एक भाग हो गया कौन सा, दक्षिणी भाग। यानी पेंजिया का विभाजन, पेंजिया के टुकड़े हो गए, कितने टुकड़े, दो। दो क्यों हो गए, एक उत्तरी भाग, एक उत्तरी भाग में चला गया और एक दक्षिणी भाग में। आ रहे समझे। जो पेंजिया का जो उत्तरी भाग था, इस उत्तरी भाग को कहा जाता था क्या, लारेशिया। और पेंजिया का जो दक्षिणी भाग था उसे कहा जाता था क्या, गोंडवाना लैंड। फिर से देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अल्फ्रेड वेगनर ने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि प्रारंभ में हमारी संपूर्ण पृथ्वी जुड़ी हुई थी, सारा स्थल भाग जुड़ा हुआ था। संपूर्ण जुड़े हुए स्थल भाग को क्या कहा जाता था, पेंजिया। इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर विद्यमान था जिसे क्या कहा जाता था, पैंथालासा। फिर इस पेंजिया का क्या हो गया, विभाजन। विभाजन कितने भागों में हुआ, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग क्या कहेंगे, उत्तरी भाग को क्या कहा उन्होंने, लारेशिया। और दक्षिणी भाग को उन्होंने क्या किया, कहा गोंडवाना लैंड। आ रहा समझ में, ये दो प्रकार के विभाजन बताए। आ रहा समझ में। अब आगे देखो कि जो ये पेंजिया का विभाजन हुआ, उस पेंजिया के विभाजन में देखो ये दो विभाजन हो गए। तो ये जो पैंथालासा जो महासागर था, इस पैंथालासा महासागर को बीच में दो विभाजन हो गए ना, एक भाग ये हो गया, एक ये, बीच में जगह रही या नहीं रही। तो पैंथालासा का जो जल था वो इन दोनों भागों के बीच में प्रवाहित हो गया।
इसे क्या कहा गया, जो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के जो बीच में जल था उसे कहा गया क्या, कौन सा महासागर, टेथिस महासागर। यानी टेथिस का फूलना अपन इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये टेथिस का फूलना है। इस प्रकार से मुख्यतः ये टेथिस महासागर की उत्पत्ति के विषय में उन्होंने बताया। अब टेथिस महासागर की उत्पत्ति के बाद में कि ये जो विभाजन हुआ, इस विभाजन का प्रमुख आधार क्या था, यानी महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ, ये दो भागों में जो महाद्वीपीय भाग का विभाजन हुआ, इस विभाजन का आधार क्या था, उन्होंने दो बल बताए। दो बल कौन से, उन्होंने बताया कि महाद्वीपीय जो प्रवाह हुआ, इस प्रवाह का मुख्य कारण क्या था, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल और एक ज्वारीय बल। दो विभाजन हो गया ना। मैंने बताया कि सबसे पहले वैज्ञानिक ने क्या बताया, हमारा संपूर्ण स्थल भाग था वो जुड़ा हुआ था, जुड़ी हुई पृथ्वी को उसने क्या नाम दिया था, पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर कौन सा महासागर था, पैंथालासा। फिर पेंजिया का विभाजन हुआ कितने भागों में, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को वैज्ञानिक ने क्या कहा, लारेशिया। दक्षिणी भाग को क्या कहा, गोंडवानालैंड। और जब इससे पेंजिया का दो भागों में विभाजन हुआ तो मध्य में जो जगह रही उसमें पैंथालासा का जो जल था वो चला गया, तो कौन सा सागर बता दिया उसे, टेथिस सागर। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि इस पेंजिया का विभाजन हुआ क्यों, तो उसने बताया कि इस महाद्वीप का जो प्रवाह हुआ, इस महाद्वीपीय प्रवाह का प्रधान कारण क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल। इन दोनों बलों के कारण से ऐसा हुआ, यानी गुरुत्वाकर्षण बल और जो ज्वारीय बल है इसने ऐसा किया। इसने ऐसा क्या किया, ध्यान दीजिएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, ज्वारीय बल क्या करता है। गुरुत्वाकर्षण और ज्वारीय बल के विषय में पर देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी ध्रुवीय फ्लोइंग जो बल है अपना अपन ये कह सकते हैं, या पोलर जो बल है उसके बारे में अपन कह सकते हैं। ये क्या करता है, देखो ये खींचने का काम करता है, पकड़ का काम करता है। अब देखो यहाँ पर अपन एक पीछे की ओर जाएंगे। आपने स्वेस का वर्गीकरण पढ़ा है ना। स्वेस का वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी की जो संरचना है, उस पृथ्वी की संरचना में कितनी परतें हैं, तीन परतें। तीन परतें कौन कौन सी, सियाल, सीमा और निफे। आ रहा है समझ में, ठीक प्रकार समझो। सबसे नीचे की परत कौन सी बताई थी आपको, निफे। उससे ऊपर कौन सी बताई थी, सीमा। और उससे सबसे ऊपर कौन सी बताई थी, सियाल। ध्यान में है। निफे किससे बनी है, निफे परत निकिल और फेरियस लोह तत्व से, सबसे भारी तत्व है। सीमा किससे बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से। और सियाल किससे बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, सबसे हल्की परत। अब देखो हमारी पृथ्वी क्या करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, भारी पदार्थ को पहले आकर्षित करता है और हल्के पदार्थ को बाद में आकर्षित करता है। मानते हो नहीं मानते, सही बात है। हमारी पृथ्वी की सबसे नीचे की जो परत है, वो नीचे की परत सबसे भारी है, यानी है लोह तत्व से बनी है। नीफे परत सबसे भारी है, उससे हल्की सीमा। सबसे ऊपर सियाल, वो कम हल्की है ना, वो कम भारी है ना। यानी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नीफे पर, सीमा पर ज्यादा होगा या सियाल पर, नीफे पर ज्यादा होगा। सियाल पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव रहेगा क्या, नहीं रहेगा, या बहुत कम रहेगा। सही बात है। यानी तो जो हमारी पृथ्वी घूमती है, या अपन ये कहें कि जो सियाल है वो सियाल परत सीमा परत के ऊपर बिना किसी बाधा के तैर रही है, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं है। और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होगा तो वह सियाल परत है वो प्रवाहित हो सकती है, नहीं हो सकती। बताओ गलत बात है भाई। सियाल सीमा पर बिना किसी बाधा के तैर रहा है, नहीं तैर रहा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तो किस पर ज्यादा रहता है, भारी पदार्थ पर। हल्के पदार्थ पर तो बहुत कम रहता है, न के बराबर रहता है। और नीफे परत है वो लोह तत्व की, तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उस पर ज्यादा हुआ या नहीं हुआ।
तो एक तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से प्रभाव बताया, इसका भी विस्तार रूप से अध्ययन और करेंगे। एक ज्वारीय बल। ज्वारीय बल क्या? ज्वारीय बल का मतलब होता है सूर्य चंद्रमा के आकर्षण शक्ति। सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति क्या होती है? देखो, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के बारे में, हमारी पृथ्वी तीव्र गति से घूमती है, तो ये जो ज्वारीय बल है, ये ज्वारीय बल क्या करता है? रोक का काम करता है, अवरोध का काम करता है। ज्वारीय बल किसका काम करता है? अवरोध का काम करता है, रोकने का काम करता है। हमारी पृथ्वी जो घूम रही है, उसके घूमने पर वो क्या करता है? रोक लगाता है, अवरोध उत्पन्न करता है। और जब ज्वारीय बल का प्रभाव हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति पर लगता है, तो एक भाग आगे की ओर, एक भाग पीछे की ओर छूट जाता है। यानी अचानक घूमती हुई पृथ्वी पर जब ब्रेक लगता है एकदम से, तो कुछ भाग आगे की ओर और कुछ भाग पीछे की ओर निकल जाता है। कई बार आपने बस वगैरह में यात्रा की होगी, आपने कई बार देखा भी होगा, तीव्र गति से चलती हुई बस में एकदम से जब ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर और जो सीटें हैं वो पीछे की ओर रहती है, नहीं रहती? होता है ऐसा। तो जब इतनी तीव्र गति से घूमती हुई पृथ्वी पर ज्वारीय बल अवरोध का काम करेगा, ज्वारीय बल उसे रोकने का काम करेगा, तो एक भाग पीछे की ओर छूटेंगे या नहीं छूटेंगे? एक भाग आगे की ओर निकल जाएगा और एक भाग पीछे की ओर छूट जाएगा, बताओ है या नहीं? तो एक भाग आगे की ओर चला गया और एक भाग पीछे की ओर चला गया, दो टुकड़े हुए या नहीं हुए? इस प्रकार की स्थिति वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताई है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि यह सिद्धांत सही है या गलत है। देखिए, मुख्यतः अनेक बातें हैं, उन सारी बातों का अध्ययन करते हैं अपन। देखिए, अल्फ्रेड वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? वर्ष 1912 में। मुख्यतः क्या बताया? महाद्वीप व महासागरों के वितरण की व्याख्या इन्होंने की। और मुख्यतः क्या बताया इसमें कि प्रारंभ के अंतर्गत सभी स्तरीय भाग आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे। और इन जुड़े पूरा विवरण कर रहा हूं जो बताया हो। विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में संपूर्ण स्थल भाग आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे। उन जुड़े हुए स्थल रूपों को वेगनर ने क्या बताया? पेंजिया नाम दिया। फिर ये जो पेंजिया थी, इस पेंजिया के चारों ओर क्या था? पैंथालासा। फिर स्थल खंड का क्या हुआ? विभाजन। उत्तरी भाग लारेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। ये घटना कब की है? वर्तमान से 20 करोड़ वर्ष पहले। फिर इस सिद्धांत के अनुसार जो स्थल खंड है वो किससे बने हैं? सियाल से बने हुए हैं। और अधिक घनत्व वाली सीमा पर क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। मैंने बताया कि सियाल सीमा पर बिना किसी बाधा के तैर रहा है, अर्थात केवल क्या गतिशील हुआ? स्थल खंड गतिशील हुआ। फिर वेगनर ने सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल की स्थिति बताई। ये सारी बातें मुख्य रूप से हमें इस सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखी। अब देखो, प्रश्न ये है कि वास्तव में ये सिद्धांत सही है या गलत है? ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत सही है या गलत है, इस बारे में अपन अध्ययन करते हैं। जिग-सा-फिट एक शब्द मैंने लिखा है, जिग-सा-फिट, जैसा था वैसा है। मतलब ये था कि देखो, मैंने एक बात बताई थी आपको अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर के दोनों सिरों को दोनों से अलग अलग हैं, टुकड़े हो चुके अटलांटिक महासागर के। तो अटलांटिक महासागर के दोनों टुकड़ों को प्राय देखने पर हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों टुकड़े एक से अलग हुए हैं, अर्थात इन दोनों अटलांटिक महासागर के दोनों टुकड़ों को परस्पर आपस में सटाया जा सकता है। और परस्पर सटाया जा सकता है, इसका मतलब दूसरा टुकड़ा है वो पहले टुकड़े से क्या हुआ है? अलग। तभी पहले टुकड़े की आकृति ऐसी लग रही है कि ये दूसरे टुकड़े में आसानी से क्या किया जा सकता है? मिलाया जा सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।
एक लेमिंग जीव है। लेमिंग जीव भी एक विशेष प्रकार की बात है जो कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बताता है कि जो लेमिंग जीव है, ये लेमिंग जीव के पूर्वज धीरे धीरे चल करके इस एक विशाल स्थल भाग था पहले, तो स्थल भाग पर चला करते थे, जा रहे घुमा करते थे। आज वो लेमिंग जीव उसी रूप में जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्थल भाग के टुकड़े हो गए, वो जाकर के महासागर में गिर जाते हैं। लेमिंग जीव का वो एक आनुवांशिक रूप से अपन कह सकते हैं, उनकी क्रिया जो प्रारंभिक काल से चली आ रही है उस क्रिया को अपन कह सकते हैं। तो मुख्यतः वो स्थिति भी इसको दर्शाती है, इसके बारे में भी अपन ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे। ये था मुख्यतः वेगनर के इसके विपक्ष में भी प्रमाण बहुत से हैं कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सही है गलत है, उसके बारे में भी अनेक सिद्धांत अनेक बातें हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर का। मुख्यतः इस सिद्धांत के अंतर्गत जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, बुक वगैरह के यदि आपके पास अवेलेबल है तो उसमें देखें, और बता दूंगा एक दो बार। बिल्कुल सिंपल सा सिद्धांत है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, ठीक प्रकार से आप तैयार करोगे तो मुख्यतः याद हो जाएगा आपको। दूसरी बात, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी अपनी ज्योग्राफी का, जो भी कंपटीशन वगैरह है उनके अंतर्गत भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ठीक प्रकार से इनका अध्ययन करें। कल अपन देखेंगे प्लेट विवर्तन सिद्धांत के बारे में। मुख्यतः प्लेट विवर्तन सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये दोनों ही टॉपिक अपने ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनका भी अपन अध्ययन करेंगे ठीक प्रकार से। दूसरा, जितने वीडियो आपके पास पहुंच चुके या जो वीडियो आपके पास अवेलेबल हैं, आप रिवीजन के रूप में बार बार उन वीडियो को देखते रहें, जिससे ठीक प्रकार से वीडियो आप देखोगे तो ठीक प्रकार से टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। शेष कर